हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। सेमेस्टर 3 एमकॉम में आज हम स्टार्ट करते हैं आज से टैक्सेशन। सेम 3 में आपके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें से एक है टैक्सेशन 1, यानी कि सेम 3 और 4 दोनों में ये सब्जेक्ट आने वाला है, टैक्सेशन 1 और टैक्सेशन 2। हाँ, आपने बीकॉम में भी पढ़े हुए हैं टैक्सेशन 1 और 2, जैसे सेम 3 और सेम 4 में। यहाँ पे थोड़ा इससे आगे, अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है तो थोड़ा इसमें आगे हमको पढ़ना है। आज एक लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। यस, तो अब हम नया जो चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं जो बीकॉम से जो अलग होता है वो है टैक्स प्लानिंग। ठीक है, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, टैक्स क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग की क्या ज़रूरत हो रहती है, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पे एक मिस्टेक है, जस्ट मिनट। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन है, नॉट अ टैक्स प्लानिंग। चलिए ठीक हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें हम एमकॉम सेम 3 लेवल पे क्या क्या कवर किया गया है। तो यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर है और आपका सब्जेक्ट का बुक में देखना, आपको नाम दिया है टैक्सेशन 1 और नीचे लिखा है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। तो ये पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या है हम देखते हैं। पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या हो, मतलब इंडिविजुअल्स का टैक्स प्लानिंग। देखो हमने टैक्सेशन में पढ़ा है एज पर इनकम टैक्स पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है वो आपको पता है, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, सब। ठीक है, तो ये जो है इंडिविजुअल्स का जो टैक्स प्लानिंग होता है वो हमें सीखना है इस सब्जेक्ट में। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, सबके पीछे लास्ट में देखो आपको टैक्स प्लानिंग लिखा हुआ आएगा, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स प्लानिंग, सैलरी इनकम एंड टैक्स प्लानिंग, सीनियर सिटीजन का और पेंशनर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स प्लानिंग, कैपिटल गेन्स का टैक्स प्लानिंग, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन उसका टैक्स प्लान, बराबर। इनकम फ्रॉम अदर्स का टैक्स प्लानिंग और एडवांस पेमेंट कैसे करते हैं और टैक्स और इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। तो ये 8 जो चैप्टर है उस सब में आपका ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस किस पे दिया गया है, टैक्स प्लानिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर से। जैसे कि इंट्रोडक्शन, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में समझना है, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको एक क्या काम में आने वाला है, उसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके चलिए। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई टैक्सेशन के रिक्वायरमेंट क्या है, वाई गवर्नमेंट हम पे टैक्स लेती है, वाई गवर्नमेंट लेविट टैक्स ऑन अस। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर बार कुछ टैक्सेशन में या तो कोई एक्ट में कुछ भी चेंजेस लाती है या कुछ नया एक्ट लाती है, कुछ भी करती है, तो पहले उसका अपोज होता है, फिर धीरे धीरे लोग उसको समझने लगते हैं, फिर धीरे धीरे अप्लाई हो जाता है। तो टैक्सेशन या टैक्स की जो डिटेल में हम पढ़े या डिटेल में उसको समझे, तो इसमें ऐसी चीज़ है कि भाई हर एक कंट्री जो है, ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया, हर एक कंट्री, पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री है उस सब कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बराबर है। डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो अलग अलग जो भी कंट्रीज होती है उसकी अलग अलग है, जैसा कंट्री जैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उसकी गवर्नमेंट,
उन सब हिसाब से उसकी कोई ना कोई चीज़ के हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है, बराबर है। कैसी? तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम इनइक्वलिटी, रीजनल इम्बैलेंस, बराबर, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे पूरे देश के लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई एक बिजनेस की या कोई एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो पूरा इंडिया है उस पूरे देश की बात करूँ तो इसमें ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं। वैसे दूसरी कंट्री को भी ये प्रॉब्लम है, हर एक कंट्री की कंपेरिजन करें तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, पर ये प्रॉब्लम है, उसको हम ना बोल सकते हैं नहीं है। और जो गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका सॉल्यूशन लाने की सॉल्यूशन करने की ट्रायल करती है, मतलब एफर्ट्स लगाती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फंड। इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेविट करती है, इम्पोज करती है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक वेलफेयर टू कॉमन पब्लिक। Funds are collected by the government from public in different ways. This fund collection method is known as taxation. बराबर है? To provide economic welfare to common public. जैसे कि इंडियन की जो कॉमन पब्लिक है, मतलब इंडियन सिटीजन्स जितने भी है, जो चाहे कि रिच हो या पुअर हो, कोई भी हो, तो सब जो पब्लिक होती है वो सब पब्लिक को सही तरीके से सब कुछ जो भी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट को फंड चाहिए। और गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो कलेक्ट करती है फंड, उसको हम बोलते हैं टैक्सेशन, नॉट अ टैक्स। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है? टैक्सेशन। तो ये मेथड जो है उसको टैक्सेशन बोलते हैं। टैक्स और टैक्सेशन ये सिनोनिम्स पे यूज़ करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग आप माइक्रो लेवल पे जाके देखोगे तो अलग है। अलग अलग टाइप के टैक्स कलेक्ट करने की गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसको बोलते हैं टैक्सेशन, बराबर है। अब इसके लिए एक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इस एक्ट में क्या बताया गया? तो टैक्स पेयर कौन है भाई? नेचुरल पर्सन, जो लाइव पर्सन है उसको हम टैक्सेबल पर्सन यानी कि टैक्स पेयर कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो मैंने बताया पहले कि HUF, फर्म, कंपनी, OP, BOI, ये सब जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन हम बोलते हैं, मतलब वो कोई लाइव पर्सन, जिंदा पर्सन नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के डेफिनेशन में उसको पर्सन मानते हो, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है, उसको टैक्स पे करना है, यानी कि वो हो गया टैक्स पेयर। अब कैसे टैक्स पे करते हैं? तो उसके लिए इनकम के अलग अलग से हेड्स है जो हमको मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है टैक्सेशन में बीकॉम के अंदर। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे हैं इनकम के हेड्स। तो ये अलग अलग इनकम के हेड्स के थ्रू अलग अलग प्रोविजंस लेके गवर्नमेंट टैक्स लाइबल करती है, और हर एक पर्सन जो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है उसको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, टैक्स क्यों पे करना है, टैक्स क्यों अप्लाई करते हैं? तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पूरे देश की, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को फंड चाहिए, और गवर्नमेंट को फंड कहाँ से मिलता है? ओनली ऑन एक ही इनकम है उसकी, टैक्स। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि आपने बीकॉम में भी टैक्सेशन पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे आपने क्या पढ़ा? वहाँ पे आपने पढ़ा कि असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, कोई भी पर्सन की टैक्सेबल इनकम को हम कैसे असेस करते हैं, मतलब कितनी इनकम का उसको टैक्स भरना है, कौन सी इनकम सैलरी इनकम है, कौन सी इनकम बिजनेस की इनकम है, कौन सी अदर सोर्स की इनकम है, कौन सी कैपिटल गेन की इनकम है। मतलब वहाँ पे खाली हमने कैलकुलेशन सीखा, डिडक्शन क्या है वो सीखा, टैक्स कितना पे करना है वो सीखा। तो एक अवेयरनेस आपके अंदर है कि भाई मुझे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इनकम टैक्स की कुछ प्रोविजंस भी आपको मालूम होनी चाहिए, आपको मालूम है अभी, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मास्टर कर रहे हैं ना, मास्टर MCOM, मास्टर ऑफ कॉमर्स बन रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे? तो पोस्ट ग्रेजुएशन के हमको पढ़ना है टैक्स प्लानिंग। देखो अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फंड। गवर्नमेंट क्या करती है? इम्पोज टैक्स ऑन पब्लिक सिटीजन्स, ठीक है, वो टैक्स इम्प्लीमेंट करती है। पर हर एक पर्सन जो होता है उसको क्या होता है? टैक्स एक बर्डन लगता है, मैं कमा रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं, मेरी इनकम है, मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं। हर एक के दिमाग में क्वेश्चन होगा,
मैं कुछ भी लेने जाऊँ वहाँ पे जीएसटी लग जाता है, मैं जीएसटी भी मैं पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स भी मैं पे करूँ। क्वेश्चन है बराबर। तो ये क्वेश्चन क्यों है? तो ये क्वेश्चन इसलिए है कि भाई मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, और हर एक जगह पे अभी जहाँ पे जब जाऊँ टैक्स लग रहा है, बराबर। तो टैक्स जो है एक बर्डन के रूप से हर हम लोगों के दिमाग में होता है, हर एक पर्सन के, चाहे वो सैलरी इनकम लेता हो तो कंपनी उसका टैक्स काटेगी और काट के सैलरी देगी। देख भाई मैं तो पगार ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरा टैक्स। तो हर एक के दिमाग में मेरा कहने का मतलब ये है कि टैक्स जो है वो एक बर्डन के रूप में होता है। तो ये टैक्स बर्डन, जो भी बर्डन होता है उसको वो मिनिमाइज़ करने की बात कर रहा है, मिनिमाइज़ करना है। तो कई सारे हम केसेस देखते हैं कि भाई किसी ने टैक्स नहीं भरा, आपको इनकम इन्वेस्ट की रेट बढ़ गई, वो हो गया, वो हो गया, सब कुछ होता है। तो वो एक इलीगल वे है, बट ये टैक्स प्लानिंग जो है वो लीगल वे है। तो टैक्स प्लानिंग का नॉर्मल से आपको मीनिंग में समझाऊँ तो ये मीनिंग है कि भाई ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन नहीं, वो तो आपने पढ़ ली, पर मैंने टैक्स कैलकुलेशन किया, मुझे पता चला कि भाई मुझे इतना टैक्स भरना है। तो अगर मैंने पहले से मालूम होता, मैंने पहले से जो प्लानिंग किया होता, तो इसको मैं बचा सकता था। तो गवर्नमेंट की हर एक इनकम के जो हेड्स है ना, इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अंदर हर साल वो एक बजट देता है, और बजट जो देता है उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं, बराबर। तो फाइनेंस बिल के अंदर वो जो रेगुलेशन देते हैं, जो प्रोविजंस देते हैं, वो प्रोविजंस में कई सारे डिडक्शन देते हैं, कई सारे रिलीफ देते हैं, कई सारे इनकम्स पे एग्जेम्पशन देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के हम ऐसा कुछ प्लानिंग करें, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन करें कि मेरा प्रॉफिट भी हो, मेरी इनकम भी हो, और मेरा टैक्स का बर्डन भी कम हो जाए। उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ये हम लोग सीखने वाले हैं ये टैक्सेशन 1 और टैक्सेशन 2 में एमकॉम लेवल, ठीक है। टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? तो मैंने बताया कि टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी फाइनेंशियल बिल। जब भी कोई भी बजट बाहर पड़े तो उसकी हमको पूरी डिटेल चाहिए। जैसे कि एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2,50,000 थी अब तक, अब हो गई 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक आप इनकम कमाओगे तो आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक जाओगे तो 5% है, उसके ऊपर जाओगे 10% है, 15% है, 20% है, 30% है, वैसा वो स्लैब रेट, वो सब कुछ हमने बीकॉम में पढ़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा है कि जिसको ये सब मालूम नहीं है तो आप मेरे बीकॉम के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखता है कि इन्फॉर्मेशन टू एवरी फाइनेंस बिल, यानी कि हमें सब जो भी फाइनेंस बिल आते हैं उसकी सबकी हमको डिटेल होनी चाहिए। ईच हेड्स डिडक्शन, ईच हेड मतलब अभी मैंने 5 हेड्स बताए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारी चीज़ों के अंदर मतलब अलग अलग हेड के अंदर भी पर्टिकुलर डिडक्शन दी होती है, तो वो डिडक्शन की भी हमको डिटेल होनी चाहिए। सेपरेट डिडक्शन क्या होता है वो भी उसका भी हमको पता होना चाहिए। एग्जाम्पशन क्या क्या मिलते हैं, रिलीफ क्या क्या मिलती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ताकि आपको एक माइंड में रखना है कि भाई मैं ये टैक्सेशन क्यों पढ़ रहा हूँ। हालांकि सबके माइंड में तो ऐसा ही रहता है कि सर आप थोड़े बहुत सम सिखा दो, हम अच्छे से पेपर में एग्ज़ाम में देके आ जाए और अच्छे से मार्क लेके एमकॉम ऑल्टर बन जाए, मास्टर ऑफ कॉमर्स बन जाए। पर उससे क्या होगा? आपके पास खाली डिग्री आएगी, अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, आप कैसे काम कर पाओगे भाई? इसलिए ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं, मतलब पॉइंट लेते हैं, जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। अब टैक्सेशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया कि टैक्सेशन जो है एक सिस्टम है, टैक्स और टैक्सेशन दोनों चीज़ अलग ही है। अब टैक्सेशन क्यों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, क्यों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और वहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अब आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप किसी को एडवाइस दे सकते हो। कोई आपको पूछे कि भाई तू कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो भाई टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेती है, तो आपके पास उसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए। जैसे ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए कि भाई मोदी साहब ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, नहीं, आपके पास पर्टिकुलर एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से आंसर होने चाहिए। वो आंसर आपको ये सब पढ़ के मिलेंगे।
चलिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि फॉर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस, यस, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंसेस पे करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट के भी दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, मतलब अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट की होती है उसको जो भी खर्चा देते हैं और करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। इंटरेस्ट एंड डेप्स, वर्ल्ड बैंक के पास से पैसा लिया हुआ है, कहीं से भी गवर्नमेंट ने कोई डेप्ट लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट, सैलरीज, गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसकी सैलरी, सब्सिडी की स्कीम गवर्नमेंट चलाती है तो वो भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस क्या क्या होता है कि परचेस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स, प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कैपिटल नेचर की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस, जैसे रोड रास्ते बना दिए, बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए गवर्नमेंट में, जहाँ पे लोग जो पुअर पीपल है वो अपना फ्री में सब कुछ ये सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बराबर, ये सब। देखो, फाइनेंस बिल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बजट में ये बताया गया था कि टोटल एक्सपेंस जो है वो है 45,03,097 करोड़। इसमें 78% रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे और 22% कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस थे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइनेंस बजट 23-24 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने बताया गया है। तो ये सारे खर्चे जो है वो गवर्नमेंट कैसे करेगी, कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, हमको चाहिए देश अमेरिका जैसा, पर रहना हमको वैसा नहीं है। तो ये चीज़, तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे गवर्नमेंट कैसे लेती है, बाय टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन के हिसाब से अलग अलग जैसे तरीके से टैक्स लगा के लेती है, ठीक है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हार्मफुल होती है, तो उसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजप्शन करना है, वो अपने कंट्रोल में रखती है। तो कैसे रखती है, जैसे कि हो गया टोबैको, लिकर, सम हार्मफुल केमिकल्स। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट के पास एक ही हथियार है, टैक्स, हाई टैक्स लगाएगी, का यूज़ कम होगा, हाई टैक्स लगाएगी उसकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो उसका कंजप्शन कम से कम हो जाएगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसपे वो गवर्नमेंट बाय टैक्सेशन सिस्टम अपना कंट्रोल रखती है। एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत बढ़िया ऑब्जेक्ट है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मतलब अभी चल रहा है ना सिस्टम, मेक इन भारत। जो भी चीज़ है, जो भी कोई भी आइटम है, जैसे बाहर के देश से लाते हैं उसको यहाँ पे ही बनाओ। तो ये सब कुछ सिस्टम करना तो है, गवर्नमेंट को भी करना है, पर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो कैसे करेगी। तो इस सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट, यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट क्या होता है, तो देखो, एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट यानी कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाए और वो दूसरी कंट्री में जाके बेचे, मतलब दूसरी कंट्री को बेचे, वहाँ पे जाके भी बेच सकते हैं, यहाँ से भी हम सेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे डिमांड क्रिएट करके, कुछ भी करके। तो ये एक एक्सपोर्ट जो होता है वो इकोनॉमी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई चीज़ बनेगी, वो बाहर जाएगी, तो यहाँ पे लोगों को रोजगारी मिलेगी, और बाहर से यानी कि विदेश का पैसा यानी कि फॉरेन फंड आएगा इंडिया में, तो वो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। इंपोर्ट जो होता है मतलब हम चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं बनाएंगे पर बाहर की कंट्री से लाएंगे और यूज़ करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमिक पे एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अभी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी अलग से एक बिज़नेस चलता है, इसका नाम है DHSP एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। उसमें भी हम एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी
चीज़ है, अभी गवर्नमेंट बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल कर रही है हमको। रिड्यूस इम्पोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग से स्कीम्स लाती है। जैसे कि अभी चल रहा है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके एक स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, जो कोई भी स्टार्टअप करता है, नया नया बिजनेस करता है, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। मतलब उसको टैक्स कम भरना है, उसको कम दामों में कहीं पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़मीन देते हैं, उसको मशीनरी के लिए लोन जो चाहिए उसमें सब्सिडी देते हैं, कम रेट में लोन्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप बिजनेस करो, आप इंडस्ट्री खड़ा करो यहाँ पे, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जितने भी खड़ी होगी, जितने भी उद्योग यहाँ पे भारत में बनेंगे, उतने आप भारत को सक्षम बनाने में काम करोगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग कई सारी पॉलिसीज आती है, पर उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, फंड चाहिए। वो फंड वो कहाँ से कलेक्ट कर सकता है, ओनली ऑन टैक्सेस। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। तो देखो, मैंने पहले जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताई गई थी ना, ये सब प्रॉब्लम ही इधर आ रही है, और वही ऑब्जेक्ट है टैक्सेशन का। कैसे, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ मतलब हर एक की इनकम अभी एक जैसी नहीं है, कोई करोड़ों कमा रहा है तो कोई हजारों में खेल रहा है। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना भाई, हमारे इंडिया में क्या है, 3 मीडियम है, 3 क्लास है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। तो ये क्या है, इनकम की इनइक्वालिटीज़ है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। कैसे, इनकम डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल बिग सोशल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। जैसे कैसे कम कर सकती है, तो जो ज़्यादा कमा रहा है, जो रिच पीपल है, उससे ज़्यादा टैक्स लेने का, और जो कम कमा रहा है उससे टैक्स कम से कम ले रहा। और जो ज़्यादा टैक्स की आएगी वो सारी जो सर्विसेज है, जैसे कि अब देखो पब्लिक सर्विस जितनी भी है वो सबके लिए समान है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसने टैक्स ज़्यादा भरा है तो उसको पहले सर्विस दो, बराबर, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके ये सब जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको कम करने के अंदर एफर्ट्स लगा रही है। ऐसा कहते हैं कि भाई 23 के अंदर 2023 में 22.6% इनकम जो थी और 40.1% वेल्थ जो थी, वो इंडिया की ओनली 1% पॉपुलेशन ने एक्वायर की थी। बाकी के 99% क्या कहाँ है? ये आंकड़े गवर्नमेंट को कहाँ से मिलते हैं? जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करते हो, जब आप टैक्स पे करते हो, तब उसको ये पता चलता है कि भाई कितने लोग अमीर है और कितने लोग पुअर है, और कितने लोगों ने कितना टैक्स पे किया, तो उसकी वेल्थ कितनी है, क्या है। तो ये एक रिसर्च में बताया गया है कि भाई 23 के अंदर 22.6 इनकम एक्वायर की थी, और 40.1% जो वेल्थ, मतलब 100% जो था उसमें से इतना जो था 40 और 22, इनकम में इनकम का पार्ट 22% और वेल्थ का पार्ट 40%। वेल्थ आपको पता है ना, वेल्थ मतलब संपत्ति 40%। तो ये दोनों चीज़ जो है वो 1% पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ने अचीव की थी। बाकी के लोग इम्बैलेंस, यानी कि यहाँ पे इनकम की इनइक्वालिटी है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो ये हो गया। हायर टैक्स, दिस डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस। हायर टैक्स का एक ही इसका रास्ता है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, बैकवर्ड रीजन मतलब बिहार, उड़ीसा, स्टेट ऑफ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे कई सारे पछात जो राज्य हमारे हैं, उसको वहाँ पे पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ कंजप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जितने भी रेड आपको दिख रहे हैं ना, वो सब है ना, वो है बैकवर्ड रीजन्स। तो ये सारी जो पछात देश है, जो मतलब राज्य जो है, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो फंड इकट्ठा करती है, वहाँ पे उसको डेवलप करने का काम कर सकती है। ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ नेशन स्ट्रॉन्ग होगी इससे। नॉट आइडेंटिकल अक्रॉस द कंट्री, मतलब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, पर कैपिटा इनकम है, कंजप्शन है, फूड है, सब जो चीज़ें है वो पूरे देश में एक समान नहीं है। बेटरमेंट ऑफ सच टैक्सेस आर कलेक्टेड, इसको अच्छा। प्राइस स्टेबिलिटी, एंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? तो शॉर्ट टर्म गोल है टैक्सेशन का। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके प्राइस पे कंट्रोल करने का काम टैक्सेशन थ्रू गवर्नमेंट करती है। कैसे?
कोई प्राइस की कोई मतलब ये जो है ना वो कॉमोडिटी पे एक्सेप्ट, कॉमोडिटी मार्केट जो होता है वहाँ पे होता है। कॉमोडिटी यानी कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो, बराबर, उसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, और उसका क्या रीज़न होता है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास हथियार है टैक्स, और टैक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस जो होती है वो स्टेबल कर सकती है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैंने एक साथ आपको बता दी। तो एस्टिमेटेड फिगर ऑफ बजट 24-25 का बजट जो है वो बता रहा है कि टोटल 40,62,219.04 करोड़ कलेक्शन करना था टैक्स का, उसमें से 38,30,796 कलेक्ट हुआ है। और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री टैक्सेस आर वेरी एसेंशियल। टैक्सेस की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी आप इकोनॉमिक कंट्री का ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब इतना कलेक्शन आने वाला था गवर्नमेंट के पास, अभी तक इतना कलेक्शन आया हुआ है। एक बजट में उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई अभी इतना टैक्स आएगा तो इतना हम बेनिफिट और लोगों को देंगे। मिट नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे अभी क्या रिसेंटली आपको एग्जांपल दूँ तो है कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें मतलब काम किया था वो सारा काम, वो जो सारी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हो या कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट सभी लोगों के लिए फ्री कर दी थी, वो इसलिए वो इसी पैसे से की थी जो आपने टैक्स पे की है। तो प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी, गवर्नमेंट नीड्स फंड। जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, बराबर, आइस स्ट्रॉम हो गया, ट्राइकहोल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हुआ, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो फ्लड, रिवर मतलब बाढ़ आ गई, बारिश ज़्यादा हो गई, बराबर, कुछ भी होता है तो सब कुछ किस पे आता है, फिर भी जिम्मेदारी पे, मतलब क्या होता है फिर जहाँ पे रिलीफ का काम आ जाए, बेनिफिट्स देने का काम आ जाए, वो सारी चीज़ें पे कहाँ पे आ जाएगी, फिर गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट ही आपका वहाँ पे साथ देगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। लीडर इन साइंस सेक्टर यानी कि इनोवेशन रिसर्च में भी हमको दुनिया में हमारा नाम करना है। तो रिसेंटली हमको वो भी पता है कि भाई चंद्रयान हमने लगा दिया इंडिया का, बराबर, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, और टैक्स जो आप भरोगे उसी से गवर्नमेंट ये सारा काम करके आफ्टर ऑल हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट। भाई हमारे आसपास कई सारे नेबर जो कंट्री है वो इंडिया पे ध्यान रख के बैठे हैं, बराबर, तो वो सारे लोगों से, वो सारी कंट्री से हमें सेफ्टी भी रखनी है। तो आर्म्स एंड फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि रिस्क होता है पाकिस्तान से, चाइना से, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डिफेंस इन बजट 24-25 6,21,541 करोड़। ये लास्ट ईयर का जो बजट था उससे 4.72% ज़्यादा है। ये देखो, बराबर, 24-25 का ये बजट है, 6.21 लाख करोड़ का ये बजट है। इतना अमाउंट सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सारे ऑब्जेक्ट है कि भाई हमें उसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। देखो अभी हम समझते हैं टैक्स और टैक्सेशन का डिफरेंस। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स होता है अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्जेस और सम अदर काइंड ऑफ लेवीज इम्पोज ऑन टैक्स पेयर बाय लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स एक ऐसा फाइनेंशियल चार्ज है जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेबल पर्सन यानी कि टैक्स पेयर पे इम्पोज करती है, वो टैक्स होता है। टैक्सेशन क्या होता है? तो टैक्सेशन एक होती है सिस्टम, डिस्क्राइब रूल, प्रोसेस, पॉलिसी, पर्पज एंड मेनी मोर एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव टैक्स। टैक्सेशन जो होता है वो इसमें यहाँ पे उसमें रूल्स होता है, प्रोसेस होता है, पॉलिसी होती है, और किस तरह से टैक्स लेना है, कौन टैक्स लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, लोकल गवर्नमेंट लेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, किस तरह से क्या होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम है। इंक्लूड बोथ टैक्सेस, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस का वो यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं हम टैक्स प्लानिंग, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्ले है
एमकॉम के अंदर हमें वो पढ़ना है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, तो वो भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भाई, तो डिफरेंट डिडक्शन, यूज ऑफ डिफरेंट डिडक्शन, एग्जेम्पशन, रिलीफ टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, हमको कोई कानून तोड़ना नहीं है और टैक्स बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं, उसका टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये चीज़। और प्लानिंग कब होता है भाई, एडवांस होता है। एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, पैसे ले लिए, फिर बोले मुझे टैक्स नहीं भरना है, आपको कुछ नहीं होगा भाई। तो पहले से प्लानिंग करो, बराबर। देखो आपको ये नॉलेज होगा, आप देखो, आप खुद के लिए भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो। तो ये चीज़ एजुकेशन का ये तो पावर है भाई। तो आपको ये समझना है, सीखना है। ओनली फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही फोकस नहीं करना है, थियरी भी आपको समझनी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं पूरा कोर्स के यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं एक भी चैप्टर छोड़ने वाला नहीं, वो चाहे वो थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, सब कुछ पढ़ेंगे हम। सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। देखो मेरे को एग्ज़ाम नहीं देनी है तो मैं ये सारा लेक्चर क्यों दूँ, आपके लिए है। मेरे को इधर सब आता है, मेरी फर्म भी चल रही है टैक्सेशन की, मैं टैक्स कंसल्टेंट थ्रू काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता है कि भाई इतना नॉलेज होने से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो वो आप भी कर सकते हो। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग ये होता है कि भाई हम उसमें लीगल फ्रेमवर्क में होके टैक्स की लायबिलिटी कम से कम करें। देखो एक बिजनेस होता है, बिजनेस के दो टाइप होते हैं, हम टैक्सेशन के थ्रू देखते हैं बिजनेस, वैसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अभी नहीं देखते हैं। तो बिजनेस के अंदर देखो तो नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस होता है। नॉन कॉर्पोरेट में कौन आता है, सोल प्रोपराइटर, जो अकेला इंसान बिजनेस करता है। पार्टनरशिप, जो 2-4 लोग साथ में मिलकर करते हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी एक बिजनेस का फॉर्म होता है। और कॉर्पोरेट में क्या आता है, कंपनी और सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मैं बता रहा हूँ आपको इन द सेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी कि टैक्सेशन के थ्रू। अकाउंटिंग में आप जाओगे तो अलग होता है, वहाँ पे बिजनेस टाइप, मैन्युफैक्चरर हो गया, ये हो गया, वो गया, ऐसे में हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टैक्सेशन के थ्रू पढ़ेंगे। तो टैक्सेशन के लिए बिजनेस मतलब क्या, नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में क्या आएगा, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF। कॉर्पोरेट में क्या आएगा, कंपनीज, उसमें प्राइवेट आ गई और लिमिटेड भी आ गई, और सोसाइटीज़। टैक्सेबिलिटी क्या होती है उसकी, तो टैक्सेबिलिटी में कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, कई सारे ऐसी इनकम होती है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। कई सारी इनकम होती है जो पार्शियल एग्जेम्प्टेड, मतलब उसका हम थोड़ा पार्ट एग्जेम्प्टेड है, थोड़ा पार्ट टैक्सेबल है। ये सब कहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा, बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ ईच फाइनेंस बिल। ईच फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल आपको बता दूँ हर साल नया होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है अप्रैल से, कंप्लीट होता है मार्च में। उसके बीच फरवरी में आने वाले साल के लिए फाइनेंस बिल पास होता है। फिर वो जब अप्रूव हो जाता है तब बन जाता है फाइनेंस एक्ट। यानी कि फाइनेंस एक्ट हर साल का होता है। मेन जो हमारा एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बराबर। और जब हर साल बजट में हम जो भी रेगुलेशन पास करेंगे वो क्या होता है, फाइनेंस एक्ट, बराबर। तो हर एक फाइनेंशियल बिल की हमको ये प्रोसेस जाननी पड़ेगी। देखो ये बेनिफिट अवेल करना है हमको कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट टैक्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस का प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कि भाई मैं कैसे सेल्स करूँ, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जैसे वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से अगर आपको टैक्स में भी रिलीफ चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो टैक्स का भी प्लानिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, इन द लीगल फ्रेमवर्क, कायदे से बाहर जाना नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पॉइंट पे जाएंगे, टैक्स प्लानिंग के पॉइंट पे जाएंगे। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे इंडिविजुअल्स अपना टैक्स प्लानिंग करते हैं, उसके हम बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम देखेंगे। बोले थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।